हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो भारत में आर्थिक पर्यावरण है वो उसकी स्थिति क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेनली जो बात की थी वो कब तक की बात की थी? वो बात की थी 1951 में जो हमारी क्राइसिस हुई थी वो कैसे हुई, उसके पहले तक की बात की थी। तो आजादी के बाद की स्थिति क्या थी और क्या उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चले थे, पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उनका क्या उद्देश्य था, और ज्यादातर क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में राज्य का नियंत्रण बढ़ाया जाने का उद्देश्य था और उसको हम लोगों ने किया भी। तो अब हुआ क्या, इन सबका जो परिणाम निकला ना उसमें कुछ अच्छा परिणाम भी निकला और कुछ थोड़ा सा रोने वाला परिणाम भी निकला। तो अच्छा परिणाम क्या क्या निकला? हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, हमें खाने के लिए किसी और देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रह गई। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय पर देश में काफी कठिन समय आया था। भोजन के लिए भी हमें अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ा था और हमें काफी निकृष्ट कोटि के गेहूं को खरीदना पड़ा क्योंकि हम भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या भी देश में बढ़ रही थी। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। लेकिन जो हमारी पहले की योजना थी उसकी वजह से क्या क्या हुआ, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए, हरित क्रांति देश में आ गई थी। और क्या हुआ, जो उद्योगों का आधार था, जो बेस था, इंडस्ट्रियल बेस था, वो बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण हो गया और इस वजह से हम लोग क्या हो गए, व्यापक उद्योग में हमें आधार भी मिल गया। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत कम चीजें हमारे यहाँ पर बनती थी, अभी बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका था। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आया, संतोषजनक समृद्धि भी। जो ग्रोथ रेट इंडिया में रहा है वो भी संतोषजनक था, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा खराब कहा जाए, ठीक ठाक कहा। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई। और ये किस आधार पर हुई थी? पहले 1948 में आई थी, फिर 1956 में आई थी। क्या आई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से ही हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था और बोला था ऐसा कि पब्लिक क्षेत्र या राज्य का नियंत्रण ज्यादा रहेगा। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें खराब भी हो गई, नॉट नेसेसरली उसी टाइम पर। बाद में 1980 के दशक में कई चीजें हुई थी। वित्तीय कुप्रबंधन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। किसको? वित्तीय कुप्रबंधन को। कहां पर लिखा हुआ है मैंने? 1980 के दशक में। मैं आपको बता दूंगा, आयातदारीकरण भी हुआ था, वित्तीय घाटा भी हुआ था और साथ में वित्तीय कुप्रबंधन था। चलिए, मैंने पहले लिखा होगा। तो वित्तीय कुप्रबंधन का मतलब क्या होता है? 1980 का जो भारत में दशक था उसमें जो केंद्र सरकार है उसको कितना खर्च करना चाहिए, खर्च करते हम चले गए और हमारी उतनी आमदनी थी नहीं। और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो हमारे अगेंस्ट चली गई। जैसे एक तो लाइसेंस राज था, पुरानी वाले से। लाइसेंस राज क्यों था? क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर इंडस्ट्रीज में लाइसेंस देना आपके लिए कंपलसरी था कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, और नंबर ऑफ लाइसेंस फिक्स रहता था, तो सारे लोग उद्यमी काम कर नहीं सकते थे। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को बांध करके रखा हुआ था और उसको खुले गगन में उड़ने देने का मौका ही नहीं दिया। ठीक, कई जगह ऐसा होता था, आपको इंडस्ट्री आपके पास लगी हुई, आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है, फिर भी लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस राज बन गया था। आईएएस ऑफिसर्स के पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी कि आप हमें ये परमिट दे दो, वो परमिट दे दो, और जो उद्यमी है जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस नहीं कर पाता था। और क्या होता था 1980 के दशक में? वित्तीय कुप्रबंधन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। देश की सरकार चलाने वालों ने सामाजिक सिक्योरिटी और बहुत सारी योजनाओं को जारी रखा जहां पर पैसा खर्च होता रहा और उतना पैसा बना पा नहीं रहे थे। तो देश की सरकार के पास उस तरह का पैसे बच ही नहीं रहे थे। अच्छा, और क्या हुआ? डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट। जैसे जब मैं बचपन में था तो मैं देखता था कि $1 में 40 रुपए का के आसपास हुआ करता था। ठीक, आज क्या चल रहा है? लगभग लगभग 75 का हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 4000 रुपए होते तो उस समय पर मैं $100 खरीद सकता था, लेकिन अब मेरे पास 7500 रुपए होंगे तब मैं $100 खरीद पाऊंगा। ठीक है, ठीक, अगर मुझे वही खरीदना है तो ये स्थिति हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में हो क्या रहा था, वहां पर 1987 से 1991 के बीच में काफी तेजी से रुपए कमजोर होने लगा, यानी कि 40 से 75 पहुंच गया। आसानी के लिए मान लेते हैं कि 40 था और 75 पहुंच गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अब भारत को बाहर से जो भी सामान खरीदना होता है उसके लिए भारत पेमेंट करता है डॉलर्स में। भारत डॉलर में क्यों करता है? क्योंकि इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर जो है वो यूनिवर्सल करेंसी बोली जाती है। भारत को कच्चा तेल खरीदना है तो भारत किसी दूसरे देश को आमतौर पर डॉलर में ही पेमेंट करता है। तो अब अगर भारत डॉलर में पेमेंट कर रहा है और भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है तो भारत को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। पहले 4000 में काम चल रहा था, अब 7500 में काम चल रहा है। तो हो क्या गया कि हम भले ही उतना ही सामान खरीदें लेकिन अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रुपया है वो कमजोर होता जा रहा है। और भारत जो इंपोर्ट कर रहा था ना, उसमें एक और चीज भी आ गई। 1980 के दशक में ही हम लोगों ने इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज मतलब आप बहुत सारी चीजें बाहर से खरीद सकते हैं, और उसमें लग्जरियस आइटम्स थे,
फ्रिज हुआ करता था, कलर टीवी होती थी उस टाइम पर। 1980 के दशक में सोचिए, आज की बात नहीं है कि कलर टीवी को लग्जरी आप मान रहे हो, उस टाइम पर थी। तो ऐसी चीजें, कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, ये सारी चीजें भी लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया विदेशी कंपनियों से। तो हमारा जो आयात का बिल था वो बहुत ज्यादा होता चला गया, ठीक। और साथ में ये कारण तो था ही था कि अब हमें भले ही उतना ही सामान खरीदो तो भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया था 1980 के दशक में आयात उदारीकरण कर दिया था, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन कर दिया था। इस वजह से हम ज्यादा सामान भी खरीदने लगे। तो हुआ क्या, कुल मिलाकर के हमें बहुत ज्यादा आयात का बिल बनता चला गया बहुत तेजी से। और क्या हुआ, वित्तीय घाटा चल रहा था देश में। वित्तीय घाटा जो है ना वो आर्थिक कुप्रबंधन से संबंधित है। वित्तीय घाटा का मतलब क्या होता है, सरकार की आमदनी उतनी नहीं थी जितना सरकार खर्च कर रही है, हमेशा ही ऐसा होता है भारत में। लेकिन हम लोग उसको एक कंट्रोल करके आप रखो। उस टाइम पर क्या हो गया था, भारत की सरकार ने भारत के लोगों से ही काफी कर्जा ले रखा था। सरकार जो है वो भारत के लोगों से कर्जा लेती है, अभी भी लेती है। तो इंटरनल डेट भी होता है और एक्सटर्नल डेट भी होता है। तो जो आंतरिक कर्जा था वो जीडीपी के 50% से ज्यादा हो चुका था। यानी कि हमारा जो भी सकल घरेलू उत्पाद है उसके आधे से ज्यादा तो भारत की सरकार के ऊपर इंटरनल डेट था, ठीक है। और उसमें सिर्फ भारत सरकार को नहीं बोलते हैं, राज्य सरकारें भी कर्जा लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया था कि देश की सरकार के पास जो आमदनी होती थी उसमें से करीब 40% तो हम लोग उसी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च कर देते थे, समझ रहे हैं। तो सरकार के पास पैसा बचता नहीं था, और सरकार के पास पैसा नहीं बच रहा है तो उसको क्या बोल देते थे, वित्तीय घाटा। कुछ 6.6% तक हो गया था उस समय पर, ठीक है। अच्छा, फिर अभी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर एक और बिल आया था, फिर कानून बन गया था कि अब हमें सोच समझ करके पैसा खर्च करना, एक लिमिट से ज्यादा हम खर्च करने नहीं देते हैं। तो जिससे कि बजट को हम मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था एक। अच्छा, उसकी बात बाद में करेंगे। खाड़ी में युद्ध हो गया, फर्स्ट इराक वॉर स्टार्ट हो गया था। तो क्या हुआ था, इराक वगैरह ये ऐसे देश है जहां से कच्चा तेल हम लोग खरीदा करते थे। तो अगर वहां पर युद्ध हो गया तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि अब तेल तो आ नहीं पा रहा है। तो तेल भी भारत खरीदता ही था, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। डिगबोई है, केजी बेसिन, कुछ 2-3 जगह पर ही, बॉम्बे हाई, 3-4 जगह से हम लोग थोड़ा बहुत निकाल पाते थे। बाकी क्या था, तेल बाहर से आ रहा है और वो तेल हो गया महंगा। तो हमारा डॉलर की तुलना में रुपए हो रहा है कमजोर। इंपोर्ट वैसे भी हम लोगों ने लिबरलाइज कर दिया है तो और आयात हो रहा है, और अब कच्चा तेल भी महंगा हो गया। और वो तो मैं खरीदना ही खरीदना है, वो तो ऐसी चीज है जैसे दवाई हो तो वो खरीदनी पड़ेगी, खाना है खरीदना ही पड़ेगा, ऐसे ही एनर्जी भी खरीदनी ही पड़ेगी, तेल आपको। तो वो और ज्यादा बिल हमारा महंगा होता चला गया। तो ऐसी स्थिति क्या हो गई कि इसकी वजह से बढ़ते दाम हो गए और देश में महंगाई होने लगी। और साथ ही में भारत में राजनीतिक स्तर पर थोड़ा अस्थिरता का माहौल भी आने लगा। देश की संप्रभुता को नुकसान नहीं था, लेकिन देश के अंदर राजनीतिक दलों का इस तरह की खींचतान चल रही थी कि कोई भी परमानेंटली कितने समय तक कोई सरकार चला पाएगा इसकी भी गारंटी नहीं दिख रही थी उस समय पर। और उस अस्थिरता के माहौल में भी एक केओस मचा हुआ था, और वहां पर इस तरह की पॉलिसीज को हम लोग बनाते जा रहे थे जहां पर सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है लेकिन आमदनी नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीजें भी थी। और फिर जीडीपी के आधे से अधिक आंतरिक कर्ज ले लिया गया था, और इसी की वजह से क्या हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 39% हम लोग उसी में दे रहे थे। 39 या 40% के आसपास लोगों से लिए गए कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च कर दे रही थी सरकार। और इन सब के बीच में क्या हुआ, जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष था वो रोने की स्थिति में पहुंच गया, इतना कम रह गया। रोने की स्थिति में पहुंच गया मतलब ऐसा बोलते हैं कि 10 दिन का बचा हुआ था, 10 दिन का ही हम लोग सिर्फ 10 दिन का सामान और इंपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद से मैं कच्चा तेल इंपोर्ट करना होता तो हमारे पास पैसे नहीं रह गए थे। तो हम लोग की हालत बहुत खराब हो गई, ठीक। अब इन सब में किन कारणों से पहुंचे, तो ये सारे कारण थे, उसमें बहुत सारे कारण 80 के दशक के ही थे। लेकिन साथ में क्योंकि हम लोगों ने लाइसेंस राज बना दिया था, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था ना, जो हमारे देश के उद्यमी थे, उन उद्यमियों के पंख काट के रखे हुए थे कि आपको उड़ने ही नहीं देंगे, है ना, ऐसी चीज हो रही थी। और इन सारी चीजों की वजह से हम लोग इतनी दुर्गत स्थिति में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास इसी में जब विदेशी मुद्रा के पास पैसे नहीं रह गए विदेशी मुद्रा कोष में, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में पहुंच गए। मतलब हम लोग पैसे दे ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें देश तो चलाना है, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं चला सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, 47 टन आरबीआई का जो सोना था वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गिरवी रख करके वहां से पैसे लेकर के आए, $600 मिलियन। कितना लेकर के आए थे, $600 मिलियन लेकर के आए थे। उस टाइम पर बड़ा अमाउंट था। और साथ में एसबीआई को सरकार ने अपने कोष से 20 टन सोना दिया था कि आप इसको बेच दो, यहां से पैसे लेकर के आओ, 6 महीने बाद हम वापस खरीद लेंगे। तो सरकार को तुरंत ही पैसों की आवश्यकता थी। अब सरकार ने ये सब क्या किया था, ये तो इमीडिएट मेजर्स थे, तुरंत के तुरंत, जिससे कि जो स्थिति है उसको निपटा जाए। भैया पैसा चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ तो गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, ठीक है। और गाड़ी चलने बंद होने का मतलब ये नहीं सब सामान नहीं पहुंचता ना, तो दंगे भड़क सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे देश पूरा अस्थिरता में जा सकता है।
तो ये सब करना बहुत जरूरी था और सरकार को, देश को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कटोरा लेकर के जाना पड़ा। ये हमारी स्थिति आ गई थी। अच्छा, फिर क्या किया, वो सोचा गया कि हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और इसीलिए हम लोगों ने अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। आर्थिक रूप से जो आर्थिक रिफॉर्म्स को, सॉरी मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा अभी, आसानी है वैसे तो, आर्थिक परिदृश्य में हम लोगों ने काफी ज्यादा सुधार किया। आर्थिक सुधार, रिफॉर्म्स मतलब सुधार किए। तो आर्थिक सुधार हम लोगों ने किए और उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, LPG। अब आपको एक बात जान करके ऐसा लगेगा कि इतनी स्थिति क्यों खराब हो गई थी। होता है बहुत सारे देशों में, हम और पाकिस्तान एक ही जैसे लोगों का देश रहा है, लेकिन वहां के पॉलिसी मेकर्स की बेवकूफियों की वजह से, आपस में खिंचातान की वजह से और इलिटरेसी की वजह से देश की प्रायोरिटीज कुछ अलग ही रही। खाने को नहीं है लेकिन लड़ाई कर लो, इस तरह का एटीट्यूड रहा। तो इसकी वजह से बहुत बार, 14-15 बार से ज्यादा बार वो लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पैसे मांग चुके हैं। हम लोगों ने एक बार मांगा था, उसके बाद से हम लोग सुधर गए। ठीक है, उससे पहले भी सुधरे हुए थे, उस समय पर कुछ कुछ गलतियां थी। हम लोग पहले से भी कटोरा लेकर के बाहर इतनी आसानी से नहीं आते थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने खुद भी व्रत रखना स्वीकार किया उस समय पर, जब देश में हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। तो हुआ क्या, इन सारों के बीच में हम लोगों ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग नाम देते हैं LPG का। ठीक है, LPG सिलेंडर आ गया हमारे पास। LPG सिलेंडर नहीं है, ये सिर्फ एक्रोनिम है। L से होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P से होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G से होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या होता है आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसके तहत क्या क्या गया, ये सारी चीजें की गई। एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले चीज तो ये थी कि बहुत सारे उद्योगों में लाइसेंस दिया गया था, आपको लाइसेंस लेना होता था। तो बोला गया कि सिर्फ 6 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए अनिवार्य है लाइसेंसिंग, बाकी प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। जिसको जो करना है करो, जिसको जो उद्योग लगाना है लगाओ। लोगों को पंख दे दिए गए, जिनके पंख काट दिए गए तो उनको फिर से पंख दे दिए गए, आप लोग उड़ो। फिर क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट, जहां पर हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की, तो ऐसे इनके लिए रिजर्व उद्योग थे बहुत सारे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी ही काम करेगी। उन सबको बोल दिया गया नहीं, यहाँ पर भी निजी क्षेत्र काम कर सकता है। क्या बोल दिया गया, जिसको काम करना है करो। सिर्फ 4 ऐसे उद्योग थे जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। स्ट्रेटेजिक समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी है, अब आणविक ऊर्जा पे और कोई काम करेगा, प्राइवेट कंपनी काम करने लगी और उसने किसी को एटम बम बना के बेच दिया तो देश को बंटाधार हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चीजें, ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर आप कर ही नहीं सकते हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र ही काम करेगा। तो जो सामरिक महत्व के 4 उद्योग थे उनको छोड़कर के बाकी सबको अनारक्षित कर दिया गया, अनरिजर्व कर दिया गया कि जाओ तुम लोग भी जी लो अपनी जिंदगी। किसको बोला गया, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये सारी चीजें क्या हुई, उदार हो गए, खुले गगन में उड़ने दिया गया, उदारीकरण हो गया। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। तो ये जो L है ना, वो इन्हीं दोनों के लिए आप L समझ लो, लिबरलाइजेशन आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों में विनिवेश कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जिसमें विनिवेश किया गया, मतलब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू किया कि ये लो, आप लोग प्राइवेट सेक्टर वाले लोग खरीद लो, ये उपक्रम आप ही संभालो। तो सरकार निकलना स्टार्ट कर चुकी थी। तो निकलना स्टार्ट कर चुके थे तो किसने ले लिया, उसकी बागडोर किसने संभाली, उस तरह के व्यवसायों की, उस तरह के उपक्रमों की, निजी सेक्टर ने, निजी क्षेत्र ने। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते क्या है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो गया। ठीक, आ रही बात समझ में। फिर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को इजाजत दे दी गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इजाजत दे दी गई। और साथ में एक बॉडी बनाई गई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। इसमें भी कई चीजें गड़बड़ हुआ करती थी, उसको अभी हम लोगों ने और भी ज्यादा ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया मतलब विदेशी निवेश और आसानी से आ सकता है। ठीक, अब वो ठीक है कि नहीं है ये आपको इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ाऊंगा, और वहां पर भी एक राय बिल्कुल तो नहीं है। दोनों तरफ के जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना, वो लड़ते रहते हैं आपस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी फिजिक्स नहीं बन पाई है। एक तरह का विज्ञान है जो विकसित होने की कोशिश कर रहा है, और विज्ञान है भी कि नहीं इसको लेकर के भी झगड़ा चलता है, क्योंकि MA भी मिलता है, MSc भी मिलता है इकोनॉमिक्स में। तो वो कभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। एनीवेज पॉइंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया था जिससे कि विदेशी निवेश को हम लोग प्रमोट कर पाए भारत में। और क्या हुआ, विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपको कोई प्रौद्योगिकी समझौता करना है तो पहले परमिशन लेनी होती थी। फिर बोला गया नहीं, आपको अगर तकनीकी समझौता करना है तो ऑटोमेटिक परमिशन है आपके पास, आप कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, विदेशियों को भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए बुला लिया गया। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, वैश्वीकरण कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन। तो L वहां से, P यहां से, G यहां से, तो क्या बन गया आपका LPG। इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया हुआ क्या, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की गई लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ नहीं। ऐसा ही होता है कई बार, है ना। उसमें कुछ चीजें कुछ और खराबी हो गई। बाद में जाकर के 80 के दशक में हम लोगों के
कुछ वैश्विक फैक्टर्स भी ऐसे बने, कुछ हमारे देश में वित्तीय कुप्रबंधन ऐसा था कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई, हमारे पास उतना पैसा नहीं बचा कि हम जरूरत का सामान है उसको भी खरीद पाए, बहुत कम दिन का पैसा बचा तो उसको बोल दिया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, लेकिन खरीदना तो था। तो हम लोगों ने क्या किया, कर्जा ले लिया, अपना सोना गिरवी रख दिया, ठीक है। एसबीआई के पास भी सोना बोला कि हम बेच दो और उसके बाद हम 6 महीने बाद वापस खरीद लेंगे, सरकार ने बोला। आरबीआई ने अपना सोना जो है आईएमएफ के पास गिरवी रख करके वहां से पैसे लेकर के आए $600 मिलियन, और उससे हम लोगों ने अपना आगे का जो जरूरत का सामान था वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे पर्याप्त आ गए। लेकिन बोला इससे काम नहीं चलेगा, ये तो अभी के लिए है, कल को हम अगर नहीं सुधरे तो फिर से हमें पाकिस्तान की तरह हालत खराब हो जाएगी हमारी, हमें फिर से कटोरा लेकर के बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, और ऐसा हमें नहीं करना है। और इस वजह से आर्थिक सुधार किए गए। नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह जी ने ये काम काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि 1991 की नीति, जो औद्योगिक नीति लेकर के आए थे ना, पहले 1948-56 की हुआ करती थी, 1951 की नई औद्योगिक नीति आई थी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, और इसके बाद इन सारे सुधारों के बाद से भारत में काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। उसमें भी कुछ कुछ दुष्परिणाम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ तो अच्छी हुई है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हुई है, रोजगार नहीं मिला लोगों को, ठीक। तो वो सारी चीज क्या, उसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। बाकी अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, कुछ 3 बजने वाला है रात का। अब रात है कि सुबह है मुझे पता नहीं। एनीवेज कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मिलते हैं।